एंड वेलकम टू प्रबोधनम। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का दोबारा स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से सीरीज में, जो कि लर्न थ्रू क्वेश्चन सीरीज। और इस सीरीज में हम ग्रेड 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। हमने इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हमने बहुत सारी चीजें अभी तक सीख ली हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने जान लिया है कि करंट क्या होता है, हमने जान लिया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है एंड व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी। इसके साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। इसके साथ साथ हमने रेजिस्टेंस के बारे में जाना है कि रेजिस्टेंस और कुछ नहीं है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी मटेरियल अपने अंदर चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है, बोले तो करंट को अपोज करता है। रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का तरीका जाना हमने कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं R इक्वल टू रो L बाई ए। इसके साथ साथ हमने एक चीज शायद इनडायरेक्टली तो मैंने आपको बताया, बट डायरेक्टली कभी एक्सप्लिसिट रूप से नहीं बताया। वो ये कि रेजिस्टेंस हमारे चार चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक है नेचर ऑफ मटेरियल एंड दूसरा है टेम्परेचर। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो रेजिस्टिविटी आपकी टोटल रो एल और ए। अब क्योंकि रो जो है वो इन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस आपका इन दो पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। सर रेजिस्टिविटी भी तो रेजिस्टेंस होता है, तो फिर ये लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्यों नहीं डिपेंड करता? क्योंकि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस होता है, बट उस मटेरियल का या उस कंडक्टर का जिसका लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब ये कि मैंने यहां पर लिमिट कर दिया है अपने आप को। एग्जाम्पल के तौर पे रेट जो है वो कॉस्ट ही है, बट वन या फिर कह लो यूनिट आइटम का। तो जब आपने यूनिट आइटम का बोल दिया तो इसका मतलब कि आपने अपने आप को लिमिट कर दिया कि भाई एक के लिए ही जो कॉस्ट बनेगा उसको हम रेट कहेंगे। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कॉस्ट पूछूं तो वो तो एक का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है। तो कॉस्ट और रेट में बस ये छोटा सा बारीकी अंतर है कि कॉस्ट कितने भी क्वांटिटी के लिए हो सकता है, बट रेट कॉस्ट होगा बट यूनिट क्वांटिटी के लिए। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है, बट उस मटेरियल का जिसका लेंथ 1 मीटर है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। इसके साथ साथ एंड अब आपने जान लिया कि रेजिस्टेंस आपका बेसिक तौर पे चार चीजों पे डिपेंड करता है। एक, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। दूसरा, टेम्परेचर के ऊपर। तीसरा, लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर और मटेरियल। एंड चौथा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के ऊपर। तो इन चार चीजों पे डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। इसके साथ साथ हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा। ये दोनों और कुछ नहीं थे, कॉम्बिनेशंस थे रजिस्टर्स के। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कह लो या फिर रेजिस्टेंसेस कह लो। लेकिन मैं बता दूं कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, जबकि रजिस्टर एक डिवाइस है, सामान है वो। और ये सामान इसलिए फेमस है क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यानी ये डिवाइस जो है ये स्पेसिफिकली रेजिस्टेंस की वजह से ही जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इवन शायद बताया भी था कि झूठ सभी बोलते हैं, बट स्पेशली एक पर्सन को हम कहते हैं कि ये झूठा व्यक्ति है। क्यों भाई? क्योंकि वो अपने झूठ की वजह से ही जाना जा रहा है। सिमिलरली रेजिस्टेंस नाम की प्रॉपर्टी हर मटेरियल के अंदर है या हर चीज के अंदर है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि ये पर्टिकुलर चीज सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से ही यूज हो रही है, तो फिर हम इसको रजिस्टर कहते हैं। तो वो डिवाइसेस जो रेजिस्टेंस के लिए ही जाने जाते हैं, ऐसे डिवाइसेस को हम रजिस्टर कहते हैं।
इन रजिस्टर्स को आप सीरीज में कंबाइन कर सकते हो और पैरेलल में कंबाइन कर सकते हो। हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं हमने उनको भी देख लिया है। इसके साथ साथ हमने जान लिया है कि एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। हमने पावर के बारे में भी जान लिया कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। और इतनी सारी चीजों को अब तक हमने देख लिया। एंड एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा था I²RT। इसको आप चाहो तो V²/RT भी लिख सकते हो, इसको VIT भी लिख सकते हो। सिमिलरली पावर के लिए अगर हम बात करें तो पावर और कुछ नहीं एनर्जी ही है। तो सर एनर्जी बोलो ना, नहीं अंतर है, यह एनर्जी इन यूनिट टाइम। अंतर आ गया ना, जब आपने बोल दिया यूनिट टाइम में जो एनर्जी कंज्यूम होगा या एनर्जी यूज होगा वो पावर कहलाया जाएगा। लेकिन जब आप एनर्जी बोल रहे हो तो वो यूनिट टाइम के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, 2 सेकंड्स के लिए, 1000 सेकंड्स के लिए, लाखों सेकंड्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो कितने भी टाइम इंटरवल के लिए अगर आप बात कर रहे हो तो फिर आप उसको एनर्जी बोलोगे। कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये। तो एनर्जी एक तरीके का कॉस्ट हो गया, जबकि पावर आपका एक तरीके का रेट हो गया। इसीलिए पावर की डेफिनेशन लिखी जाती है रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम और रेट ऑफ डूइंग वर्क, ऐसा कुछ लिखा जाता है। तो जब हम रेट बोल रहे हैं तो अपने आप को लिमिट करें फॉर यूनिट आर्टिकल और यूनिट क्वांटिटी। तो ये सारी की सारी चीजें हमने अभी तक देख लिया हुआ है और इन सभी डाटा को यूज करते हुए हम आगे के फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 resistors each of resistance 6 ohm so that combination has a resistance of 9 ohm और 4 ohm। तो कह रहा है कि 3 रजिस्टर्स हैं 6 ओम के, तीनों को तीनों 6 ओम्स के हैं एंड हम उनको किस तरीके से कनेक्ट करें कि हमें नेट रेजिस्टेंस या फिर कह लो टोटल रेजिस्टेंस, कह रहा है ना कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस 9 ओम एंड सेकंड केस में कह रहा है 4 ओम। तो शुरुआत में हम 9 ओम को लेकर जस्टिफाई करेंगे कि हम 9 ओम कैसे बना सकते हैं 6 ओम के रजिस्टर्स को यूज करके, और फिर हम 4 ओम के लिए फाइट करेंगे कि हम 6 ओम के 3 रजिस्टर्स को कैसे अरेंज करें कि हमें टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम देखने को मिल जाए। लेकिन उससे पहले शायद मैंने लास्ट क्लास में एक हिंट दिया हुआ था कि जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन की विशेषता ये रहती है कि हमारा जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है एंड नेट रेजिस्टेंस का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस। तो अगर आप 6 ओम 6 ओम एंड 6 ओम इन तीनों रजिस्टर्स को सीरीज में अगर आप जोड़ो, यह है R1, यह है R2, यहाँ R3 एंड तीनों रजिस्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है वो है 6 ओम का। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 6 ओम प्लस 6 ओम प्लस 6 ओम, बोले तो 18 ओम। आप देख सकते हो कि नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया है। वही इन तीनों रेजिस्टर्स को अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ूं, अगर मैं इन तीनों को पैरेलली जोड़ूं एक दूसरे के, तो फिर हमारा नेट रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। नेट रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। तो ये रहे हमारे 3 रजिस्टर्स जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। यह है R1 जिसकी वैल्यू 6 ओम है, यह है R2 जिसकी वैल्यू 6 ओम है एंड ये है R3 जिसकी वैल्यू 6 ओम है। क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो 1/R बराबर हो गया 1/R1 के प्लस 1/R2 के प्लस 1/R3 के।
तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 ये हो गया 3/6, कट के हो जाएगा 1/2। तो 1/r की वैल्यू हो गई है 1/2। r की वैल्यू क्या होगी सर? r की वैल्यू हो गई 2 ओम। आप देख रहे हो, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन मिलकर मुझे जो टोटल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो है 2 ओम का। लेकिन अगर हम ध्यान से सवाल को समझें तो सवाल ये नहीं कह रहा कि मुझे 18 ओम रेजिस्टेंस चाहिए। सवाल ये भी नहीं कह रहा कि मुझे टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम चाहिए। तो मुझे चाहिए क्या? मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए 9 ओम का, एंड मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए 4 ओम का। थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि 9 ओम का रेजिस्टेंस मिले, एंड 9 ओम के रेजिस्टेंस के लिए 6 ओम में 3 ओम प्लस करो तो मुझे 9 ओम मिल जाएगा। 6 ओम में 3 ओम प्लस करो, इसका मतलब ये कि अगर मैं 6 ओम के रजिस्टर के साथ 3 ओम के रजिस्टर को सीरीज में जोड़ दूं तो फिर मुझे 9 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो सर कैसे करें इस चीज को? यानी मुझे ऑल द वे क्या चाहिए? मुझे 9 ओम चाहिए, मुझे रेजिस्टेंस चाहिए 9 ओम का, और इसको मैं 6 ओम प्लस 3 ओम में ब्रेक कर सकता हूँ। सर आप 6 और 3 में ही क्यों ब्रेक कर रहे हो? आप 5 प्लस 4 में क्यों नहीं ब्रेक कर रहे? क्योंकि ऑल द वे मेरे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस, मेरे पास जितने भी रेजिस्टर्स हैं वो सारे के सारे 6 ओम के हैं। तो 6 ओम प्लस 3 ओम में मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। चलो सर ये 6 ओम तो समझ में आया, आपके पास एक रजिस्टर है 6 ओम का, आप यहाँ यूज कर दोगे, बट 3 ओम का रजिस्टर तो है नहीं। आपके पास दो और रजिस्टर्स बचे, वो भी 6 ओम के, उनमें कोई भी 3 ओम का रजिस्टर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उन दोनों रजिस्टर्स को जो बच गए हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। सर इससे हमें 3 ओम मिल जाएगा? हाँ ऑफ कोर्स। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हो तो उनका नेट रेजिस्टेंस कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और इसी चीज को मैंने यूज करा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैं R2 एंड R3 को अगर चेक करूं एंड इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो फिर मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो 3 ओम की ही मिलेगी। नहीं विश्वास आ रहा तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों का सिर्फ R2 एंड R3 का सिर्फ, क्योंकि ऑल द वे मुझे यही चेक करना है कि क्या ये दोनों मिलकर मुझे 3 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये दोनों मिलकर मुझे 3 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो मेरा काम हो गया ये वाला। तो एक बार इसी को चेक कर लेते हैं पहले। तो 1/r यानी इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा वो हो जाएगा 1/r2 प्लस 1/r3। 1/6 प्लस 1/6 ये हो गया 2/6। तो 1/r की वैल्यू हो गई 1/3। इसका मतलब कि r की वैल्यू हो गई 3 ओम। ओहो वाह! इसका मतलब ये कि दो रेजिस्टर्स को अगर मैं पैरेलली कनेक्ट कर दूं फिर ये 3 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, एंड इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशंस के सीरीज में, इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशंस के सीरीज में 6 ओम को जोड़ दूं तो फिर मुझे 6 प्लस 3 बोले तो टोटल 9 ओम का रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। तो आपसे यही पूछ रहा था कि हम किस तरीके से अरेंज करें रजिस्टर्स को, तीन रजिस्टर्स को जो कि 6 ओम ईच के हैं, कि हमें 9 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाए। सर ये तो आपने फर्स्ट कॉम्बिनेशन को सॉल्व करा, बट दूसरी चीज है मुझे 4 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। तो इसके लिए मैंने थोड़े से बहुत सारे मेरे पास ऑप्शंस थे, एंड उन सारे ऑप्शंस को जब चेक करता हूं मैं तो मुझे एक सुटेबल सा ऑल्टरनेटिव दिखाई देता है ये वाला। एंड ध्यान से देखना है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया गया है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये रहा आपका 6 ओम, ये रहा 6 ओम, ये रहा 6 ओम। ये हो गया हमारा R1,
ये हो गया R2 एंड ये हो गया हमारा R3। तीन रजिस्टर्स हैं, दो को पैरेलल लगाया है, सॉरी दो को सीरीज में लगाया है और इन दोनों के पैरेलल में एक 6 ओम के रजिस्टर को लगा दिया है। तो सर इससे 4 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा? ऑफ कोर्स मिल जाएगा। अगर आप देखो तो ये ऊपर वाला तो आपको 6 ओम ही देगा, ये जो नीचे में है आपके, इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों मिलकर आपको 12 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। सीरीज में है ना, ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में है, और अगर ये दोनों के दोनों एक दूसरे के सीरीज में है तो R1 प्लस R2 का कॉन्सेप्ट, दोनों को अगर हम जोड़ें तो हमें टोटल 12 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि आप देख सकते हो कि 12 ओम का रजिस्टर 6 ओम के रजिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। 12 ओम का रजिस्टर 6 ओम के रजिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, ये जो चीज है इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं। तो अगर अब हम इसको चेक करें कि क्या ये हमें सही में 4 ओम का रेजिस्टेंस दे रहा है, तो बेसिक तौर पे मुझे क्या करना है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस में, अब मैं इसको क्या बोल देता हूँ, इसको RS बोल देता हूँ। इन दोनों का जो रिजल्ट आया इसको मैं RS बोल देता हूँ, तो 1/RS, तो 1/6 प्लस में 1/12। आई होप आप लोगों को फ्रैक्शंस ऐड करने आते ही होंगे। तो 2 प्लस 1 1/R, 1/R इक्वल्स टू 3/12, काटा हमने 1/4 एंड R इक्वल्स टू 4 ओम। इसका मतलब ये कि हाँ जी, ये जो आपने कॉम्बिनेशन बना रखा है, ये कॉम्बिनेशन आपको टोटल 4 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आपको 4 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड। तो आपसे यही पूछ रहा था कि भाई कैसे आप तीन रजिस्टर्स जो कि 6 ओम ईच के हैं, उनको हम किस तरीके से अरेंज करें कि हमें 9 ओम देखने को मिल जाए एंड 4 ओम देखने को मिल जाए। तो 9 ओम के लिए हमें ये कनेक्शन बना के रखना पड़ेगा एंड 4 ओम के लिए हमें ये कनेक्शन बनाकर रखना पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन्ड टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो कुछ बल्ब हैं जिनको हमने 220 वोल्ट के इलेक्ट्रिक सप्लाई पे यूज करने के लिए बनाया है और उनको रेट कर रखा है 10 वॉट, मतलब 220 वोल्ट पर वो 10 वॉट पावर शो करते हैं। एक बल्ब को पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये बल्ब है एंड इस बल्ब की रेटिंग क्या है, तो भाई अपने को यूज करने का है 220 वोल्ट पे एंड इसका पावर जो दे रखा है वो है आपका 10 वॉट का। कोई भी मैन्युफैक्चरर जब भी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ड्रॉ करता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो हमेशा उसकी रेटिंग लिख देता है। रेटिंग का मतलब है कि ये किन सर्कमस्टांसेस में किस तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि आमतौर पे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की आती है। तो इसीलिए इस मैन्युफैक्चरर ने इस बल्ब के ऊपर मेंशन करा हुआ है कि 220 वोल्ट के सप्लाई पर आपको ये 10 वॉट का पावर शो करेगा। तो ऐसा एक बल्ब है। ऐसे ही हमारे पास सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स है। तो कहानी क्या है सर, कह रहे कि हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ऐसे कितने लैम्प्स को हम लोग या फिर बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट करें एक दूसरे के, ताकि 220 वोल्ट के लाइन पर ये मैक्सिमम 5 एम्पियर का करंट शो करे with each other across the two wires of 220 वोल्ट लाइन। इसका मतलब कि 220 वोल्ट के लाइन में इन सारे बल्ब्स को पैरेलली अगर हम कनेक्ट करें तो जो मैक्सिमम अलाउेबल करंट आपको दिखाई दे वो है 5 एम्पियर का। 5 एम्पियर का मैक्सिमम करंट हमें दिखाई देनी चाहिए। कैसे सॉल्व करें, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि अगर
सप्लाई में जो 220 वोल्ट वाली सप्लाई है, उसमें अगर मुझे 5 एम्पियर का करंट चाहिए, तो फिर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? पहले हमें यह तो पता चले कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना अलाउएबल है यहां पे, ऑफ कोर्स, या फिर मिनिमम रेजिस्टेंस। सर आप मिनिमम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ऑल द वे इस मिनिमम रेजिस्टेंस पर ही आपको मैक्सिमम 5 एम्पियर का करंट देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। यानी कम से कम कितना रेजिस्टेंस रहे तो मैक्सिमम इतना करंट फ्लो कर सके। दोबारा, कम से कम कितना रेजिस्टेंस रहे तो मैक्सिमम 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर सके। हमें ये चीज चेक करना है। चेक कर लेते हैं क्या रेजिस्टेंस रहना चाहिए, क्योंकि हम ओम्स लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। और उसी को सॉल्व करने के बाद हमें ये रिलेशन मिला था V इक्वल्स टू आई इंटू आर का। 220 वोल्टेज है, करंट 5 एम्पियर का चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं पता, यही तो पता करना है हमको। तो रेजिस्टेंस हो गया 220 वोल्ट बाई 5। सॉल्व करें अगर हम तो 44 ओम का रेजिस्टेंस अपने को क्रिएट करने का है। यानी जो मिनिमम रेजिस्टेंस हम यहां यूज कर सकते हैं वो है 44 ओम का। 44 ओम से भी अगर आपने कम रेजिस्टेंस रखा तो फिर करंट ज्यादा फ्लो करेगा, ये सर्किट ब्रेक डाउन में है। मैक्सिमम अलाउएबल करंट का मतलब ये है कि भाई इससे ज्यादा आप और करंट फ्लो नहीं करा सकते हो। इससे ज्यादा अगर आपने करंट फ्लो कराया तो माइट भी वो सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर आप चाहते हो कि 5 एम्पियर का ही करंट फ्लो करे तो फिर आप 44 ओम का मिनिमम रेजिस्टेंस रखो। इससे ज्यादा रखोगे तो करंट और कम हो जाएगा, तब तो ठीक है, सेफ है ये। बट अगर आप 44 ओम से भी कम रेजिस्टेंस कर दोगे तो फिर करंट की वैल्यू एक्सीड करेगी एंड ऐसे केस में हमारा सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वो चीज हम नहीं चाहते। अब सवाल आया कि ये बल्ब, ये जो हमारे पास बल्ब्स हैं, ये कितने बल्ब्स को मैं पैरेलली कनेक्ट करूं कि मुझे इतना रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए। तो सर इसके लिए मुझे ये तो पता होना चाहिए कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस खुद का कितना है। तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला E इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। क्योंकि ऑल द वे मुझे पावर पता है इस बल्ब का एंड मुझे ये भी पता है कि ये इतना पावर कितने वोल्टेज पर शो करता है, और इतना पावर इतने वोल्टेज पर अगर शो कर रहा है तो जरूर उसके पीछे इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा। यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, वी स्क्वायर बाई पी। क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू पता है अपने को 220 है, तो 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 डिवाइडेड बाई 10, काटा, रिजल्ट आ गया 4840 ओम। यानी एक बल्ब का रेजिस्टेंस है 4840 ओम। सर ये रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, हमें ये रेजिस्टेंस मिलेगा कैसे? पैरेलल में कनेक्ट करके। क्योंकि ऑल द वे अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो बल्ब को तो फिर आपका रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यही तो सवाल है कि ऐसे कितने बल्ब्स को मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं, कनेक्टेड इन पैरेलल कितने, हाउ मेनी। तो कितने लैंप्स को ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करूं कि मुझे 44 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाए, जिसकी वजह से मैक्सिमम 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो। 44 ओम मैक्सिमम मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस तो इतना होना ही चाहिए भाई, इससे और कम नहीं रख सकते हो वरना करंट एक्सीड कर जाएगा। तो मिनिमम 44 ओम का रेजिस्टेंस के लिए अपने को कितने ऐसे बल्ब्स जिनका रेजिस्टेंस 4840 ओम है उनको पैरेलल में कनेक्ट करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में यहां ड्रॉ कर लेते हैं एक बारी। ये एक बल्ब हो गया,
ये 2 बल्ब हो गया, और इस तरीके से हमको नहीं पता है कितने बल्ब्स हैं, तो हम ऐसा समझ लेंगे कि हम n बल्ब्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर n बल्ब्स को, जिनका रेजिस्टेंस 4840 ओम है, हर बल्ब का रेजिस्टेंस तो इतना ही है ना, 4840 ओम, 4840 ओम। तो अगर सारे के सारे बल्ब्स का रेजिस्टेंस 4840 ओम है, तो सबके लिए हम क्या करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3। कितने बल्ब हैं सर ऐसे? n बल्ब्स हैं। n टाइम्स हमको इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप n टाइम्स ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, n/R, या फिर R, इसको मैं R3 बोल देता हूँ ताकि पता चले, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर देखें तो मुझे 44 ओम का चाहिए। यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने कि मुझे आरपी की वैल्यू 44 चाहिए, और क्योंकि सबका रेजिस्टेंस सेम है तो मैंने सबको आर मान लिया है। R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3, सारे के सारे सेम बल्ब है ना, तो सबका रेजिस्टेंस 4840 ही होगा। तो सबका रेजिस्टेंस मैंने R मान लिया है, एंड 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R n टाइम्स अगर ऐड करें तो हमें रिजल्ट मिलेगा n/R। तो 1/44 मस्ट बी इक्वल्स टू n/R। R की वैल्यू अपने को पता ही है, 4840 है, तो 1/44 इक्वल्स टू n/4840। तो n की वैल्यू कितनी होगी सर, 4840/44। तो 44 वन जा 44, 44 वन जा 44, तो लगभग हमें 110 बल्ब्स कनेक्ट करने पड़ेंगे पैरेलली। कौन से बल्ब्स? ऐसे बल्ब्स जिनका रेजिस्टेंस है 4840। n की वैल्यू क्या आ रही है, 110, यानी 110 बल्ब्स को हमें पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि हमें नेट रेजिस्टेंस कितना मिले, 44 ओम का मिले। कितने बल्ब्स हमने बात करा था, n बल्ब्स, एंड n की वैल्यू क्या आ रही है, 110 आ रही है। इसका मतलब कि 110 बल्ब्स को हमें पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि हमें 44 ओम का मिनिमम रेजिस्टेंस मिले, और इस मिनिमम रेजिस्टेंस की वजह से मैक्सिमम 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। इससे कम नहीं रख सकते हो, इस रेजिस्टेंस से और कम नहीं रख सकते हो, क्योंकि इससे कम रेजिस्टेंस रखा आपने, करंट ज्यादा फ्लो करेगा, सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा। और कह ही रहा है कि मैक्सिमम अलाउएबल जो करंट है वो है 5 एम्पियर का। ओके, तो हमने इसको कैसे सॉल्व करा, हमने सबसे पहले एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाला, फिर हमने ये पता करा कि मुझे टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में चाहिए कितना, तो टोटल 44 चाहिए। फिर हमने क्या करा कि सबको पैरेलल में कनेक्ट करा, क्योंकि हमें नहीं पता कितने बल्ब्स हैं, तो हमने मान लिया n बल्ब्स हैं। n बल्ब्स के लिए हमने कैलकुलेट करा कि इन सारे n बल्ब्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो जो नेट रेजिस्टेंस बनना चाहिए वो 44 बनना चाहिए, और उस तरीके से हमने कैलकुलेट करा n की क्या वैल्यू होगी। आगे, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन, एक इलेक्ट्रिक ओवन में जो प्लेट है वो कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट के लाइन के साथ, और उसमें दो रेजिस्टेंस कॉइल्स हैं ए एंड बी। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक प्लेट है, एंड इस प्लेट में हमारे पास दो कॉइल्स लगी हुई हैं। ये होगी कॉइल ए, एंड ये होगी कॉइल बी। इस तरीके से हो गया, ये हो गया हमारा कॉइल ए, एंड ये हो गया हमारा कॉइल बी। एंड इन दोनों कॉइल्स को हमें क्या करने का है, हमको 220 वोल्ट के लाइन के साथ कनेक्ट करने का है। कह रहा है इन दोनों कॉइल्स की विशेषता यह है कि इनका रेजिस्टेंस जो है वो है आपका 24 ओम का। तो कॉइल ए का रेजिस्टेंस आप देखोगे तो वो भी 24 ओम है, एंड कॉइल बी का देखोगे तो वो भी आपको 24 ओम ही दिखाई देगी। इनको आप सेपरेटली भी यूज कर सकते हो, अलग अलग से भी यूज कर सकते हो, सीरीज में भी यूज कर सकते हो, एंड पैरेलल में भी यूज कर सकते हो। कह रहा है कि इन तीनों केसेस में
क्या हमें करंट देखने को मिलेगा? केस नंबर 1 जब हम इनको सेपरेटली कनेक्ट करें, केस नंबर 2 जब सीरीज में कनेक्ट करें, एंड केस नंबर 3 पैरेलल में। तो सबसे पहले हम लोग केस नंबर 1 के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं। तो केस नंबर 1 क्या है? जब ईच कॉइल is connected separately to 220 वोल्ट लाइन। तो हर कॉइल को हमने अलग से 220 वोल्ट के लाइन के साथ कनेक्ट करा हुआ है। तो मान लेते हैं ये रहा हमारा कॉइल। प्लीज इस सिंबल को यूज मत करना, क्योंकि ये तो कॉइल दिखाने के लिए मैंने इस सिंबल को यूज करा है, बट रेजिस्टेंस के लिए हम एक ही चीज शो करते हैं एंड वो ये सिंबल है। तो कॉइल ए मान लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस है 24 ओम, एंड ये हमारा कॉइल बी, इसका भी रेजिस्टेंस कितना है? 24 ओम। एंड इसको कनेक्ट कितने वोल्टेज से करा हुआ है हमने? सर इसको कनेक्ट करा हुआ हमने 220 वोल्ट के लाइन के साथ। सर एक चीज जो हमें नोट हो रही है वो ये कि इन दोनों सर्किट्स में रेजिस्टेंस सेम है, वोल्टेज भी सेम है। तो अगर हम किसी भी सर्किट के लिए करंट निकाल दें, सेम अमाउंट ऑफ करंट दूसरे वाले में भी फ्लो करेगा। सर एक बात नहीं समझ आई कि इन दोनों कॉइल्स को आपने अलग अलग क्यों ड्रॉ करा हुआ है, या फिर अलग अलग क्यों वोल्टेज लाइन से कनेक्ट करा हुआ है? तो केसी कह रहा है ये कि इन दोनों को हमने सेपरेटली अलग अलग कनेक्ट करा हुआ है 220 वोल्ट के लाइन के साथ। तो अगर अलग अलग कनेक्ट करा हुआ है तो इसे मैंने अलग अलग यहाँ पे शो करा हुआ है। ओम्स लॉ लगाते हैं जो कि कहता है V इक्वल्स टू आई इंटू आर। रेजिस्टेंस है हमारा 24 ओम का, वोल्टेज लाइन है 220 वोल्ट की, करंट हो गया 220/24। तो रिजल्ट मिलेगा लगभग 9.1666, आगे बढ़ता रहेगा ये, तो इतना एम्पेयर का। तो अगर 9.16 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स सेम अमाउंट ऑफ करंट भी फ्लो होगा यहाँ पर भी। तो आई होप अभी आपको केस नंबर 1 समझ में आ गया होगा। केस नंबर 1 ये है कि अगर हम इन कॉइल्स को सेपरेटली अलग से कनेक्ट करें तो क्या कहानी। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की, जो कि कह रहा था कि अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करें तो क्या होगा। सीरीज में कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो केस नंबर 2, when both coils are connected in series। तो जब दोनों कॉइल्स को हमने कनेक्ट करा है सीरीज में, तो ये रहा आपका कॉइल ए, ये रहा हमारा कॉइल बी, एंड हमने कनेक्ट करा हुआ 220 वोल्ट के लाइन के साथ, या फिर कह लो सप्लाई के साथ। कॉइल ए का रेजिस्टेंस कितना है सर? सेम 24 ओम का। कॉइल बी का रेजिस्टेंस कितना है सर? सेम 24 ओम का। ये कॉइल ए है एंड ये हमारा कॉइल बी। सर पिछले वाले केस में आपने सेपरेटली रखा था, इस वाले केस में क्या हो गया आपको ये? तो ये कह रहा है कि अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट करें तो इसीलिए मैंने अभी इन दोनों कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट करा हुआ है। सीरीज में हमको पता है कि जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के सम के बराबर होता है। तो 24 ओम प्लस 24 ओम, रिजल्ट आ गया 48 ओम। यानी अब हमें इसको ना समझ के बेसिक तौर पे ये समझना चाहिए कि हमारे पास
एक रजिस्टर है 48 ओम का एंड ये कनेक्टेड है 220 वोल्ट के लाइन के साथ। तो अब हम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, 220 वोल्ट इक्वल्स टू करंट पता करना है ये चीज, मल्टीप्लाइड बाई 48 ओम। तो करंट की वैल्यू होगी 220 बाई 48। अब इसको सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि करंट की वैल्यू क्या होगी इस केस में। तो आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ। करंट की वैल्यू हो जाएगी 220 बाई 48। करंट की वैल्यू हो जाएगी 220 बाई 48। तो आप देख सकते हो यहाँ से इतना करंट निकलेगा, 220 बाई 48 करंट निकलेगा और यही करंट आपके कॉइल ए से पास होता हुआ कॉइल बी से पास होता हुआ एंड सेम आपके वोल्टेज सोर्स में एंड कर जाएगा। सर सेम करंट दोनों से पास होगा? हाँ ऑफ कोर्स दोनों से सेम करंट पास होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट पास करता है एवरी इंडिविजुअल रजिस्टर से या फिर कह लो ईच रजिस्टर से। केस नंबर 3, तो पैरेलल केस के लिए अगर हम इनको पैरेलली कनेक्ट करें तो कर लेते हैं कनेक्ट। तो ये रहा आपका R1, बोले तो कॉइल ए जो है उसका रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू कितनी है सर? 24 है। R2 24 है एंड ये दोनों के दोनों जो है वो पैरेलली कनेक्टेड हैं 220 वोल्ट के लाइन के साथ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम आरपी मान लेते हैं। तो 1/RP जो हो गया वो हो गया 1/R1 प्लस में 1/R2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 1/24 प्लस 1/24 तो 2/24 काटा 1/12, तो 1/RP की वैल्यू हो गई 1/12। तो आरपी की वैल्यू हो जाएगी 12 ओम। इसका मतलब कि हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमने 12 ओम का रजिस्टर कनेक्ट करा हुआ है 220 वोल्ट के लाइन के साथ। अब आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो 220 वोल्ट इक्वल्स टू करंट कितना, यही तो पता करना है सर, इनटू में 12। तो करंट की वैल्यू होगी 220/12। कह रहा व्हाट आर द करंट्स इन 3 केसेस। हमसे ये नहीं पूछा हुआ है कि हर रजिस्टर से कितना करंट पास होगा, हमसे पूछा है कि करंट कितना होगा। और जब करंट बोल रहा है तो आपसे पूछा टोटल करंट कितना होगा, या फिर कह लो आपसे बेसिक तौर पे पूछ रहा है कि आपके जो सर्किट है उसमें आपको कितना करंट देखने को मिलेगा। तो जो सर्किट है उस सर्किट में हमें 220/12 एम्पियर का करंट देखने को मिलेगा। तो 220/12 एम्पियर का करंट यहां से फ्लो करेगा, यहां तक पहुंचेगा सेम, फिर यहाँ दो पार्ट्स में टूटेगा एंड टूटने के बाद एक पार्ट फ्लो करेगा इधर से एंड दूसरा पार्ट फ्लो करेगा इधर से और उसके बाद फिर यहाँ पे दोनों के दोनों करंट्स जुड़ जाएंगे एंड फिर सेम 220/12 एम्पियर का करंट बन के आगे फ्लो करेगा एंड नेगेटिव टर्मिनल में एंड कर जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ एक ही रजिस्टर के केस में समझ रहे हो, यहाँ पे दोनों रजिस्टर्स के केस में समझ रहे हो। अगर बाई चांस हमसे ये पूछता कि हर रजिस्टर में कितना, तो फिर हमें उस चीज को कैलकुलेट करना पड़ता। कैसे कैलकुलेट कर दे, तो वोल्टेज तो दोनों को 220 वोल्ट ही मिल रहा है ना। तो मुझे वोल्टेज पता चल गया है कि इस रजिस्टर को वोल्टेज कितना मिल रहा है, मुझे ये भी पता चल गया है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो करंट निकाल सकता हूं बाय यूजिंग ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। तो हमने तीनों केसेस के लिए बात कर लिया है। सीरीज के केस में सेपरेटली अगर हम देखें तो एंड पैरेलली अगर हम देखें तो, एंड तीनों केसेस में हमने टोटल करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है।
अगला क्वेश्चन है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। हमारे पास दो सर्किट्स दे रखे हैं, इन दोनों सर्किट्स में पूछ रहा है कि जो 2 ओम का रजिस्टर है वो कितना पावर यूज करेगा, उसको कंपेयर करो दोनों केसेस के लिए। अब कंपैरिजन का है केस, इसलिए मैंने यहाँ पे टेबल का यूज करा हुआ है, एंड टेबल के को यूज करते हुए हम देखेंगे कि 2 ओम का रजिस्टर फर्स्ट केस में एंड सेकंड केस में कितना पावर यूज कर रहा है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं केस वन के लिए। केस वन क्या कह रहा है, अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। तो अगर हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं, सीरीज में लगे हुए हैं 1 ओम एंड 2 ओम के, एंड ये रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो फिर पूछ रहा है कि फिर ये जो 2 ओम का रजिस्टर है ये कितना पावर यूज करेगा। तो सर पावर का अगर हमें पता लगाने का है तो पावर के लिए तो बहुत आसान सा तरीका है, आप पता कर लो V स्क्वायर बाई आर। आपको पता ही है कि वोल्टेज है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 2 ओम, आराम से कैलकुलेट हो गया। नहीं हुआ, क्योंकि शायद आपने सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान नहीं दिया था कि जब भी सीरीज में लगे होते हैं आपके रजिस्टर्स, तो जो टोटल वोल्टेज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एंड टोटल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है कि 6 वोल्ट का पार्ट, सम पार्ट इसको मिलेगा एंड लेफ्ट आउट पार्ट इसको मिलेगा। इसका मतलब कि 2 ओम के रजिस्टर को 6 वोल्ट नहीं मिल रहा है, 6 वोल्ट का सम पार्ट V2 है वो मिल रहा है। तो मेरे पास चैलेंज है कि V2 कैलकुलेट करो या फिर कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव को ढूंढो। मुझे दूसरा ऑल्टरनेटिव दिखाई दे रहा है, वो है I स्क्वायर आर। इसमें भी मुझे पता करना पड़ेगा कि करंट कितना है। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि भाई ये जो 2 ओम का रजिस्टर है इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, और अगर एक बार मुझे पता चल गया कि इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो करंट को पता कर लेते हैं एक बार। करंट को पता करना बड़ा आसान है यहाँ पे। कैसे, दोनों रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, तो जो टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगा वो बन जाएगा 1 ओम प्लस 2 ओम इक्वल्स टू 3 ओम। तो मैं इसको ऐसा भी इमेजिन कर सकता हूं कि मेरे पास 3 ओम का रेजिस्टर है जो कि 6 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब कि टोटल करंट कितना हो गया, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो V बाई आर हमारा टोटल करंट हो जाएगा। टोटल वोल्टेज है 6 वोल्ट एंड टोटल रेजिस्टेंस है 3 ओम, और इस तरीके से पता चल गया 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे। और अगर 2 ओम का करंट फ्लो हो रहा है तो यही 2 एम्पियर जो है वो फ्लो होता हुआ यहां से गुजरेगा, और यही 2 एम्पियर फ्लो होता हुआ हमारे इवन 2 ओम के रजिस्टर के साथ भी गुजरेगा, या फिर 2 ओम के रजिस्टर से भी गुजरेगा। तो 2 ओम का जो रजिस्टर है उसमें करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर का। तो अब मैं पावर कैलकुलेट कर सकता हूं, पावर किसका, 2 ओम वाले का। तो करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, रिजल्ट आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, बोलो तो 8 वॉट या फिर 8 जूल पर सेकेंड। ये तो केस नंबर 1 के लिए बात करें। केस नंबर 2 क्या कह रहा है कि अगर एक 4 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करा हुआ है पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। तो अगर हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं 12 ओम के एंड 2 ओम के, एंड दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और ये कनेक्टेड हैं विद अ बैटरी जिसका वोल्टेज है 4 वोल्ट। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ भाई, ये जो 2 ओम वाला रजिस्टर है
ये कितना पावर यूज कर रहा है। पावर के दो तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास। एक फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई आर, दूसरा है आई स्क्वायर इंटू आर, एंड तीसरा वी इंटू आई। इस वाले केस में अगर आप देखो तो आपको ये पता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, एंड आपको ये भी पता है कि इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है। नहीं सर हमें नहीं पता, पता है 4 वोल्ट। सर ये 4 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन की विशेषता होती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सबको सेम मिलता है। इसका मतलब ये कि 12 ओम वाले को भी 4 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा है, एंड 2 ओम वाले को भी 4 वोल्ट ही मिल रहा है। ओहो सर ये क्वेश्चन तो आसान है, क्योंकि इसमें हमें वोल्टेज भी पता है एंड रेजिस्टेंस भी पता है। तो पावर ऑफ 2 ओम रजिस्टर हो गया वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करें तो 4 इंटू 4/2। सर 8 वॉट यहाँ भी। हाँ जी 8 वॉट यहाँ भी। तो अभी आपने देखा कि अगर दो केसेस है एंड दोनों केसेस में सेम 2 ओम का रेजिस्टर जो है वो कितना पावर यूज कर रहा है। ध्यान से देखने वाली बात है कि जब भी ये फॉर्मूले आप लगाएंगे तो उस पर्टिकुलर रजिस्टर को लेकर बात करेंगे कि उस रजिस्टर का वोल्टेज कितना, उस रजिस्टर का करंट कितना। यहाँ पे 6 वोल्ट रेजिस्टेंस, 6 वोल्ट नहीं मिल रहा था 2 ओम को। तो एक डाउट है, चलो 6 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो ये बता दो कि उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है। कर लेते हैं। V2 बोले तो सेकंड वाला जो रजिस्टर है उसका वोल्टेज, तो वो हो जाएगा करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। उसमें से करंट कितना पास हो रहा है सर 2 एम्पियर का, उसका रेजिस्टेंस कितना है 2, यानी उसको सिर्फ 4 वोल्ट ही मिल रहा है। यानी ये जो रजिस्टर है इसको सिर्फ 4 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ 4 वोल्ट का है। तो सर बचा हुआ 2 वोल्ट कौन यूज कर रहा है, तो बचा हुआ 2 वोल्ट जो है वो आपका फर्स्ट रजिस्टर यूज कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे वी 6 वोल्ट नहीं यूज किया पावर कैलकुलेट करने के लिए। पहले मैंने पता करा कि उसमें करंट कितना जा रहा है। आप चाहते तो करंट कैलकुलेट करने के बाद वोल्टेज पता कर दे और फिर आप वो फॉर्मूला लगाते वी स्क्वायर बाई आर का। लेकिन मुझे दिख रहा था कि एक और फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, तो करंट पता कर लो कि उसमें से कितना करंट पास हो रहा है और फिर आर से मल्टीप्लाई कर दो, पावर मिल जाएगा। वही केस नंबर 2 बड़ा आसान था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि भाई 4 वोल्ट दोनों को ही मिल रहा है। तो 12 ओम वाले को भी 4 वोल्ट मिल रहा है एंड 2 ओम वाले को भी 4 वोल्ट ही मिल रहा है। तो फिर हमने 4 वोल्ट यूज करा, वी स्क्वायर बाई आर का फॉर्मूला यूज करा, एंड फाइनली हमने पावर पता कर लिया। टू लैम्प्स, वन रेटेड 100 watt at 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric mains supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? Okay, तो हमारे पास दो लैंप्स हैं। एक लैंप की विशेषता क्या है? एक लैंप की विशेषता है 100 वॉट पावर शो करेगा 220 वोल्ट के लाइन पर। रेटिंग दे रखी है एंड रेटिंग में हमें बताया जाता है कि इतने वोल्टेज पर वो इतना पावर शो करेगा। सिमिलरली सेकंड वाले लैंप के लिए बता रखा है कि 60 वॉट शो करेगा 220 वोल्ट के लाइन पर, एंड ये दोनों के दोनों एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है और फिर ये मेंस से कनेक्टेड है, मतलब मेन जो सप्लाई है उससे कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू है 220 वोल्ट। सर ये क्वेश्चन ठीक है। क्यों? क्योंकि 220 वोल्ट ऑलरेडी दे रखा है। तो अगर 220 वोल्ट दे रखा है तो ये वाला भी 100 वॉट का पावर शो कर रहा है एंड ये वाला अपना 60 वॉट का पावर शो कर रहा है। लेकिन एक डाउट है,
अगर हमें मेन सप्लाई 220 वोल्ट के बदले 100 वोल्ट देता तो फिर हमें पावर कैलकुलेट करना पड़ता कि 100 वोल्ट पर ये कितना पावर शो करेगा। वो कैसे करते हैं हम? पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, फिर वी स्क्वायर बाई आर जो फॉर्मूला है वो हम लगाते हैं। तो पहले हम इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, फिर इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं एंड दोनों के लिए 100 स्क्वायर बाई आर लगा देते हैं और उस तरीके से हमें पता चल जाता है कि इस 100 वोल्ट पर ये कितना पावर शो करेंगे। बट यहाँ पे आसान अच्छा है कि ऑलरेडी बता रखा है कि 220 वोल्ट सप्लाई है एंड 220 वोल्ट पे वो 100 वोल्ट 100 वॉट शो करता है एंड दूसरा 60 वॉट शो करता है। हमसे कह रहा है क्या कि what current is drawn from the line if the supply voltage is 220 वोल्ट। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। सबसे पहले, वैसे तो हर क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीकों से कर सकते थे, बट यहाँ पे दो अप्रोच आपको ध्यान रखने चाहिए और दो अप्रोच समझा रहा हूँ जानबूझकर। पहला मेथड या पहला अप्रोच समझा रहा हूँ मैं जानबूझकर, जो कि लेंदी अप्रोच है एंड ये हमारा अप्रोच नंबर 1। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमसे कह रहा है ना कि व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, मतलब कितना करंट निकाला जाएगा या फिर लिया जाएगा इस लाइन से। 220 वोल्ट का जो लाइन है, 220 वोल्ट की जो सोर्स है, उससे कितना करंट लिया जाएगा। और इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों के रजिस्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। ये लेंदी अप्रोच है बट स्टिल मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को समझो। सबसे पहले इसको मैं मान लेता हूं कि यह हमारा लैंप 1। तो इस लैंप 1 का रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता है, जो भी होगा उसको मैं R1 मान लूंगा। मुझे अभी इसका रेजिस्टेंस नहीं पता है, R1 मान लूंगा एंड इसका रेजिस्टेंस R2 मान लूंगा मैं। सबसे पहले हम इन दोनों के रजिस्टर्स को कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों के रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट करेंगे। करते हैं कैलकुलेट। तो R1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा V स्क्वायर बाई P, P1 फर्स्ट वाले का पावर। सर ये फॉर्मूला कैसे लिख दिया आपने? भाई ऑलरेडी हमको पता है पावर का एक फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई आर। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो फिर आप पहले की वीडियोस देखें एंड फिर आप समझ जाएंगे कि पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाई आर कैसे होता है। और यहीं से R कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या कर लिया, V स्क्वायर बाई P1 फर्स्ट वाले का पावर यूज कर रहा हूं मैं ताकि मुझे फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस मिले। तो 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 डिवाइडेड बाई पावर क्या है सर, 100 है। तो ये कटा एंड रिजल्ट मिला हमको 484 ओम का। तो ये जो फर्स्ट वाला लैंप है इसका रेजिस्टेंस है 484 ओम। सेकंड वाला जो लैंप है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो उसके लिए R2 कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा V स्क्वायर बाई P2। V स्क्वायर बाई 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 डिवाइडेड बाई 60। काफी लेंदी अप्रोच रख रहा हूं मैं यहाँ पे ताकि आप लोग कुछ चीजों को समझो। 2 3 जा 36, सॉरी 2 3 जा 6 एंड 2 11 जा 22। अब हम इसको सॉल्व करें तो हमें जो इसका रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा वो क्या देखने को मिल जाएगा, 2420 बाई 3 ओम। ये जानबूझ के सॉल्व नहीं करा मैंने, आगे शायद मुझे एक है कि शायद ये आगे जाके कट जाए। तो 2420/3, इससे क्या होगा सर? अब हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। आरपी का फॉर्मूला लगाएंगे हम, पैरेलल में जुड़े हुए हैं ये। तो आरपी 1/आरपी जो होता है वो हो जाता है 1/R1 प्लस में 1/R2। तो 1/आरपी का मतलब हो गया, वही तो कैलकुलेट करना सर, 1/484 प्लस 1/2420/3। तो ये ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई 2420। तो इसको सॉल्व करो, 1/आरपी की वैल्यू कैलकुलेट करो। जैसे ही आप 1/आरपी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे वहां से आपको आरपी की एक वैल्यू दिख जाएगी एंड आरपी की वैल्यू दिखते ही आप क्या करेंगे,
मतलब टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू दिख जाएगी। 220 वोल्ट का सप्लाई है, हमको पूछा कितना करंट फ्लो करेगा, तो टोटल करंट इक्वल्स टू वी बाई आर, यानी 220 बाई आरपी। एंड वो आरपी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप करो, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया बस मैंने। इसके लिए अप्रोच 2 क्या रख सकते थे हम? अप्रोच 2 रख सकते थे कि हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल बल्ब से पता करेंगे कि कितना करंट पास हो रहा है। कैसे सर? पावर का फॉर्मूला V इंटू आई भी तो होता है, क्योंकि मुझे पावर बता रखा है फर्स्ट वाले का 100, उसको हमने 220 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट करा हुआ है, तो उसमें जो करंट पास होगा वो करंट पास होगा 100 बाई 220, है तो 10 बाई 22, यानी यहां से जो करंट पास होगा I1 करंट, वो हो जाएगा 10 बाई 22। वहीं इसके लिए बात करें जिसका पावर 60 वॉट है, तो 60 इक्वल्स टू 220 मल्टीप्लाइड बाई I1, सॉरी I2। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 बाई 220 काटो 3/11, तो यहां से जो करंट पास होगा I2, उसकी वैल्यू होगी 3/11, या फिर कह लो 6/22। ये I2 है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। क्या हमसे हर रजिस्टर का पूछा था कि हर रजिस्टर से कितना करंट पास होगा? नहीं सर, हमसे पूछा टोटल करंट कितना पास होगा। एंड टोटल करंट के लिए हम क्या करेंगे भाई, इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, ये दोनों यहां पे मिलेंगे एंड फाइनली जुड़ेंगे, तब जाके टोटल करंट मिलेगा, जो कि बेसिक तौर पे यहां से आया था। तो आई करंट यहां से आया था, ये आई करंट यहाँ पे आया, ये दो पार्ट्स में टूट गया, I1 पार्ट एंड I2 पार्ट। हमने I1 निकाल लिया, I2 निकाल लिया, इन दोनों को वापस जोड़ू तो मुझे I मिल जाएगा। तो टोटल करंट I है, जो कि मिलेगा हमें I1 प्लस I2 से। I1 क्या है सर? करंट इन फर्स्ट रजिस्टर और लैंप। I2 क्या है? करंट इन सेकंड रजिस्टर और लैंप। तो I1 की वैल्यू कितनी? 10/22। I2 की वैल्यू कितनी? 6/22। दोनों को जोड़ो 16/22। अब काट पीट कर लो जो भी करना हो। सेम रिजल्ट आपको पिछले वाले अप्रोच से भी आता, बट वो अप्रोच काफी लेंथी था, लेकिन उसमें सीखने की कुछ चीजें दिखाई दी हमें कि हम रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर एक बार रेजिस्टेंस मिल गया, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका चेंज नहीं होगा, हो सकता है वोल्टेज चेंज हो, अलग अलग वोल्टेज पर कोई भी चीज पावर भी अलग अलग शो करेगी, लेकिन रेजिस्टेंस वो तो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है एंड वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, होगा चेंज बट वो कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं तब change होता है, बट यूजुअली नहीं होता। ऑफ कोर्स आप खुद सोचो ना यार, हमारे यहाँ डेली रूटीन क्या है? हमारी डेली रूटीन है कि 9 बजे काम करने के लिए निकल जाने का है, 9 से 5 की जॉब है, मस्त चल रहा है, 25-30 हजार रुपये मिल रहे हैं, मिल रहे हैं बस। लेकिन किसी वक्त आपको वो 25,000 और 30,000 किसी वजह से काफी बुरे लगने लगे, आपको लगे यार मुझे और कमाना है, ये एक सरकमस्टांस क्रिएट हुआ। फिर किसी वजह से आपको लगा था, शायद किसी ने आपको बोला हो कुछ, तो हो सकता है कि आपको वो अमाउंट कम लग रहा हो, तो फिर आपने क्या करा कि भाई अब हालात बदलने हैं, और फिर आपने चीजें चेंज करना शुरू करा। तो जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसको सरकम मतलब स्पेशल सर्कमस्टांसेस में चेंज किया जाता है। तो अभी जब नॉर्मली सब कुछ चल रहा है तो फिर वो रेसेस उतना ही शो करेगा, लेकिन जब कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे तो रेसेस चेंज होगा, और वो हमारे क्लास 10th का मुद्दा नहीं है, वो हमारे 11 12 का मुद्दा है, 12th का बेसिक तौर पे। अभी हम लोगों ने ये देख लिया है कि भाई दो लैंप है, एक का रेटिंग है 100 वॉट एट 220 वोल्ट, शायद आपने देखा नहीं शब्द, एट 220 वोल्ट, मतलब 220 वोल्ट पर ये 100 वॉट शो करेगा।
60 वॉट एट 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पर 60 वॉट का पावर शो करेगा। इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर दिया हमने मेन सप्लाई से, एंड मेन सप्लाई आपकी 220 वोल्ट की है, तो हमसे पूछा कि टोटल करंट कितना निकलेगा। ये वाला अप्रोच आसान सा लग रहा होगा, बट वहां पे कुछ सिखाना था, इसी की वजह से मैंने वो चीज करा था। उसको कैलकुलेट करते रहना है ना लेंदी कैलकुलेशन आप करो। ओके, अगला, विच यूजेस मोर एनर्जी, अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और a 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। एनर्जी कौन ज्यादा लेगा? सबसे पहले पावर की बात कर लेते हैं टीवी का। तो सर टीवी का पावर है 250 वॉट। कितने टाइम के लिए ये यूज हो रहा है? तो ये यूज हो रहा है 1 आवर के लिए। आप चाहो तो इसको 3600 सेकेंड्स भी लिख सकते हो। वही टोस्टर की बात करें तो इसका पावर है 1200 वॉट एंड इसका टाइम है 10 मिनट, यानी 10 मिनट के लिए इसको यूज करा हमने, एंड 10 मिनट का मतलब होता है 600 सेकेंड्स। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। सर ये तो ऑलरेडी डिसाइड हो गया कि इसका पावर क्योंकि ज्यादा है तो ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। ऑफ कोर्स सर, महंगी चीजें जो होती हैं वो महंगा ही शो करती हैं, ज्यादा खर्च करवाती हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप महंगी चीज कम खरीद रहे हो, सस्ती चीज ज्यादा खरीद रहे हो, तो माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि सस्ती चीज के लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ जाए। शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि टीवी का पावर 250 वॉट का है, लेकिन ये 1 आवर के लिए यूज हो रहा है। जबकि वही टोस्टर की बात करें कि 1200 वॉट का है, और ये 10 मिनट के लिए यूज हो रहा है, या फिर कह लो 600 सेकेंड्स के लिए यूज हो रहा है। तो सर ऐसे में क्या करना पड़ेगा? ऐसे में हमको एनर्जी कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि कौन एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। कैसे करेंगे? थोड़ा सा बेसिक सा। भाई पावर क्या बताता है? पावर हमको बताता है कि पर सेकंड कितनी एनर्जी, एक सेकंड में कितनी एनर्जी। तो 250 वॉट का मतलब है 250 जूल पर सेकंड। हर सेकंड ये इतनी जूल लेता है। वही अगर हम टोस्टर का केस लें तो ये कह रहा है 1200 जूल पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 1200 जूल। अगर दो दो सेकंड्स के लिए अगर आप इसको जलाओगे, फिर ये 2400 जूल यूज करेगा। 3 सेकंड्स के केस में 3600 जूल, 3600 जूल। एंड T2 सेकंड्स के केस में अगर हम देखें तो जो एनर्जी कंज्यूम होगा, रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, 1200 जूल पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया, 12 6 अगर करो तो 96, 1 2 3 4। तो ये यूज करेगा आपका 9,60,000 जूल। सॉरी, वेरी सॉरी, कभी कभार कैलकुलेशन हो जाता है। 12 6 72, 7,20,000, इतना जूल यूज करेगा ये। वही अगर हम बात करें टीवी के लिए तो रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। भाई एक सेकेंड में अगर 250 जूल है, तो 2 सेकंड्स के लिए हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। 3 सेकंड्स के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 3600 सेकंड्स के लिए अगर पता करना हो तो 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 250 जूल पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकंड्स। सेकंड से सेकंड कट गया, एंड अगर हम इसको सॉल्व करें तो फिर हमें मिलेगा 9 लाख जूल। आप देख सकते हो कि टीवी हमारी क्योंकि 1 घंटे तक चली है, 9 लाख जूल की एनर्जी कंज्यूम करेगी। वहीं टोस्टर की बात करें जो कि सिर्फ 10 मिनट के लिए चला था, हालांकि इसका पावर ज्यादा था, बट ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? सिर्फ
7,20,000। तो दोनों में ज्यादा एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है, कौन यूज कर रहा है? तो सर 250 वॉट की टीवी जो कि 1 घंटे के लिए चलती है। पावर कम है लेकिन ज्यादा टाइम के लिए ये यूज हुई है तो उसने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करा है। इसका पावर ज्यादा है बट कम टाइम के लिए यूज हुआ है तो इसने कम एनर्जी कंज्यूम करा है। आगे, एन इलेक्ट्रिक हीटर of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service mains for 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. Heat developed. अच्छा, आपसे रेट पूछ रहा है तो बेसिक तौर पे आपसे टोटल हीट एनर्जी नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है बेसिक तौर पे हीट एनर्जी डेवलप्ड पर यूनिट टाइम। हीट एनर्जी डेवलप्ड पर यूनिट टाइम, यानी बेसिक तौर पे एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर पूछ रहा है आपसे, यानी कितना हीट के टर्म्स में कितना पावर वो डिसिपेट करेगा। अगर मैं इलेक्ट्रिकल टर्म्स में पता कर लूं कि कितना एनर्जी पर सेकंड वो कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि वो हीटर है उसका काम ही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीटर में मतलब हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना, और मैं ये मानकर ये एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि इसकी सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट हो रही है, तो फिर मैं आराम से बता सकता हूँ। हम लॉसेस की बात यहाँ नहीं कर रहे क्योंकि लॉसेस हमारे क्लास 10th के लिए नहीं है, ज्यादा है ही नहीं। तो अगर हम पावर की बात करें तो पावर हो गया v स्क्वायर बाई आर और आई स्क्वायर आर और v इंटू आई। हीट एनर्जी डेवलप्ड, टोटल हीट एनर्जी नहीं, यूनिट टाइम में बताओ भाई, यही तो रेट का मतलब है। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, v स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर इंटू आर, v इंटू आई। आप देख रहे हो आपको रेजिस्टेंस दे रखा है एंड करंट की वैल्यू दे रखा है, हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका है ये वाला यूज करने का। तो आई स्क्वायर इंटू आर बोले दो 15 का स्क्वायर इंटू 8। अब इसको आप सॉल्व कर दे रहो, आपको पावर मिल जाएगा। इसको करने का एक और तरीका था कि भाई 2 घंटे के लिए टोटल एनर्जी निकालो। कैसे निकालो? तो टोटल एनर्जी आप निकालोगे बाय यूजिंग एक तरीका आई स्क्वायर आर टी, इससे आपको टोटल हीट एनर्जी मिलेगी। लेकिन आपसे 2 घंटे का हीट एनर्जी नहीं पूछ रहा है, आपसे यूनिट टाइम का पूछ रहा है, तो फिर आपको यही टाइम से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो वापस कट के ये तो फॉर्मूला आएगा आई स्क्वायर आर। तो हीट एनर्जी फॉर यूनिट टाइम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फिर आपको यही आई स्क्वायर आर ही देखने को मिलेगा। आगे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, व्हाई इज द टंगस्टन। ओके, एक काम कर दे, इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ता है। अब थोड़ा सा जो कुछ भी आप लोगों ने सीखा हुआ है वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ यूज करो, और उसके बाद फाइनली अगली क्लास में और अगले वीडियो में मैं इन सबके जवाब आपको समझा भी दूंगा। तो थोड़ा सा अपना ब्रेन भी यूज करते हैं ना। और प्लीज अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को, अपने चहीते दोस्तों को जरूर शेयर करें, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू।